अभी जो जिला मुख्यालय है हिसार, उसके साथ ही हाँसी जो है वो उपमंडल है जी। लेकिन एक समय ये था कि हाँसी जो है जिला था। अच्छा जी। जिस समय पे भारत की जो राजधानी है, देश की राजधानी आगरा थी, तो उस समय हाँसी जो है जिला था और हिसार से बहुत ही प्राचीन हाँसी शहर बसा है। हिसार का मतलब है किला। तो ये जो नाम था, इसका नामकरण जो हुआ हिसार का, वो हिसार फिरोजा के नाम से अच्छा जी। रखा गया था, फिरोज का किला। जो इसका नाम जो है फिरोज का किला रहा जी। और किला भी बहुत सुंदर बनाया गया था। इसके 4 गेट थे, जिसमें नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट और दिल्ली गेट। जिसमें नागौरी गेट बहुत पीछे तक था, बहुत सुंदर था। वो लगभग 1975 इमरजेंसी के समय में तोड़ा गया है। तो उसके बीच में ही ये शहर बसा हुआ था और उसके अंदर जो है एक मस्जिद है जो है, और उसमें लगभग 20 फुट ऊंची एक लाट है जो अशोक स्तंभ की तरह से है। 1857 की जब क्रांति हुई तो ये इसको हम किसान आंदोलन के रूप में भी देख सकते हैं, किसानों का विद्रोह भी देख सकते हैं जी। जो आसपास का एरिया था हाँसी और हिसार के पास के जो गांव थे, जिसमें बंगाली, रोनहात, जमालपुर और ये जो एरिया है, इसमें बहुत भयंकर क्रांति हुई थी। और उस समय में लोगों ने जो हाँसी में जो इनके अंग्रेज़ों के जिलाधीश, डीसी और एसपी जो बैठते थे जी, उसके पूरे परिवार को समाप्त करके और हाँसी को जो है विजय कर लिया था, या अंग्रेज़ों की अधीनता से स्वतंत्र कर लिया था। यहाँ के आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर, किसानों ने विशेषकर किसान आंदोलन था, उसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल थे जी। लाला हुक्मचंद जैन इत्यादि के बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा। उनको फांसी भी उसी के बाद दी गई थी। नमस्कार, आज हम ऐतिहासिक गांव चनेटी में हैं और आप बैकग्राउंड देख पा रहे हैं। ये बौद्ध स्तूप है यहाँ का, ऐतिहासिक राजा मौर्य वंश के राजा अशोक के समय का। और यहाँ पे हम घूमने के लिए आए हैं। मेरे साथ हमारे प्रिय मित्र, नवाचारी अध्यापक, इतिहास के जानकार राजकुमार जांगड़ा जी हैं, जिनका संबंध हिसार से है रहने के स्तर पे, और ये जींद के दनोदा राजकीय प्राथमिक पाठशाला में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। काफ़ी लंबे समय से शिक्षा को लेकर के, इतिहास के प्रचार प्रसार को लेकर के, ऐतिहासिक जो सच्चाइयाँ हैं, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, उसको लेकर के ये लंबे समय से काम कर रहे हैं। बच्चों के बीच में काम तो बेमिसाल है ही। आज यहाँ आए थे तो इतिहास की कुछ पन्नों का जिक्र हुआ और यूँ लगा कि एक बातचीत हिसार, जो हमारे हरियाणा का एक ज़िला है हिसार शहर, उस पे कुछ बातें हम करें। बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ जिन पे काफ़ी धूल गुबार चढ़ा रहता है और वो हमारे सामने नहीं आ पाती हैं, ऐसी जानकारियों का जिक्र राजकुमार जी से हुआ तो यूँ लगा कि बातचीत करके ये बातचीत आप सब तक भी पहुंचाई जाए। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। धन्यवाद अरुण जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हिसार काफ़ी आकर्षित करता रहा है और हिसार काफ़ी पुराना ज़िला है हरियाणा का। तो कब इस शहर की शुरुआत कब होती है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कृपया बताएं। अरुण जी, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है हिसार, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो जिला मुख्यालय है हिसार, उसके साथ ही हाँसी जो है वो उपमंडल है।
जी। लेकिन एक समय ये था कि झांसी जो है जिला था। अच्छा जी। जिस समय पे भारत की जो राजधानी है, देश की राजधानी आगरा थी, तो उस समय झांसी जो है जिला था। और हिसार से बहुत ही प्राचीन झांसी शहर बसा है। लेकिन हिसार और झांसी के आसपास का जो एरिया था वो दिल्ली के सुल्तान रहे हों, राजा महाराजा या सम्राट रहे, उनको आकर्षित करता रहा है ये क्षेत्र। बहुत ही सुंदर वन, झीलें इत्यादि जो है उनको पिकनिक का हम कह सकते हैं के लिए आकर्षित करती थी। वो वहाँ के राजा, राजकुमार और दूसरे जो लोग थे वो घूमने के लिए विशेषकर आते थे यहाँ। वैसे तो जो इसका क्षेत्र है वो बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान जो शहर का जो बसावट है या किले की जो बसावट है वो मोहम्मद तुगलक के बेटे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया ये शहर। 1354 ईस्वी में यहाँ जो है ये महल और ये किले को बनाया गया था। उसके पीछे भी एक कहानी है जो इस शहर के बसने के पीछे है। तो यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ का वन और झीलें जो हैं वो दिल्ली के लोगों को आकर्षित करती थी। तो इसी तरह से फिरोज शाह तुगलक भी यहाँ सैर करने के लिए आए थे जी। और यहाँ के एरिया में काफ़ी लंबे समय तक वो रहे। और एक दिन वो अपने घोड़े पर निकले थे देखने के लिए जंगल को, और वो वहाँ भूल भुलैया में या जंगल में रास्ता भूल गए थे। उसके बाद वो घूमते घूमते जो है वहाँ पहुँचे और वहाँ जो है पानी पीने के लिए एक छोटा आश्रम था, उसमें गए। और वो वहाँ पहुँचे तभी वहाँ एक लड़की जो है उसमें दूध देने के लिए आती थी अपने घर से। तो वो दूध डालकर जब वहाँ से जा रही थी या वहाँ उनकी मुलाकात हुई, जैसे ही उन्होंने देखा तो वो उसके ऊपर मोहित हुए और उस समय पे वो उनका लगातार आना जाना रहा। फिर लगभग उस समय पे जिस समय पे वो लड़की दूध देने आती थी आश्रम में, और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ी तो उसने फिर उसको प्रस्ताव किया शादी के लिए जी। तो वो लड़की गुज्जरों की लड़की थी। तो उसने केवल एक शर्त रखी फिरोज शाह के सामने कि मैं शादी तो आपसे कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप और अपने शहर को या इस जगह को छोड़कर दिल्ली में नहीं जाऊँगी। तो इस बात पर वो सहमत हुए जी। और उन्होंने शादी की और उसी के नाम पर गुजरी महल हिसार में बना, जो कि बहुत ही सुंदर महल है। और वो फिरोज शाह तुगलक जब भी यहाँ आते थे तो वहीं उस महल में रुकते थे। और बाद में जो है वो उसको दिल्ली भी ले जाया गया, लेकिन वहाँ उसका मन न लगने के कारण दोबारा फिर वो जो है हिसार में ही रही, जिसके नाम पर गुजरी महल बनाया गया था। और हिसार का नामकरण भी के पीछे भी जो है एक शब्दावली है, जिसका हिसार का मतलब है किला और हिसार का किला। हाँ, तो ये जो नाम था, इसका नामकरण जो हुआ हिसार का, वो हिसार फिरोजा के नाम से अच्छा रखा गया था, फिरोज का किला। जो इसका नाम जो है फिरोज का किला रहा जी। और किला भी बहुत सुंदर बनाया गया था। इसके 4 गेट थे, जिसमें दिल्ली गेट, मोरी गेट, जहाँ मुख्य शहर शुरुआत बसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 4 गेट थे उसके, तो लगभग किलो में 4 गेट 5 गेट होते थे मुख्य जो थे। तो इसके भी 4 गेट थे, जिसमें नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट और दिल्ली गेट। ठीक। तो ये 4 गेट थे, जिसमें नागौरी गेट बहुत पीछे तक था, बहुत सुंदर था। वो लगभग 1975 इमरजेंसी के समय में तोड़ा गया है। तो उसके बीच में ही ये शहर बसा हुआ था। और उसके अंदर जो है एक मस्जिद है जो है, और उसमें लगभग 20 फुट ऊंची एक लाट है जो अशोक स्तंभ की तरह से है, जो बलुआ पत्थर से, लाल पत्थर से की बनी हुई है और आज भी यूं की यूं है।
अच्छा, किसकी लाट है? ये हिसार लाट के नाम से ही जानी जाती है। हिसार। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। तो इस प्रकार से जो है हिसार का जो दुर्ग है या जो किला है उसी के नाम पर हिसार जो है बसाया गया था। फारसी भाषा का ये शब्द है हिसार फिरोजा। जी जी जी। तो आपने बताया कि किले से शुरुआत हुई और हांसी जो है वो उससे पहले एक प्रमुख स्थान था जी। जो एक तरीके से ज़िले का हेडक्वार्टर भी वो था। तो जो इसके किले बनते थे तो किले सुरक्षा की दृष्टि से भी उनकी उपयोगिता थी। जी। तो हिसार को और हांसी को हम भौगोलिक दृष्टि से किस तरह से देखते हैं कि वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो यहाँ जिस तरह से सेनाओं की आवाजाही होती थी, तो क्या उस तरह से भी इसकी कोई उपयोगिता थी? ये थोड़ा सा। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है अरुण जी ये, क्योंकि प्राचीन समय में जो पैदल सेना या घुड़सवार सेनाएं ही हमला करती थी जी। और आक्रमणकारी जो लोग थे अफगानिस्तान की साइड से जो आते थे या दर्रा खैबर से आते थे, तो दिल्ली आक्रमण के लिए यही रास्ता था विशेषकर। और हांसी और हिसार ने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और ये कहावत है कि हांसी को पार करना कोई आसान काम नहीं था आक्रमणकारियों के लिए। और हांसी की जो बनी हुई तलवारें थी वो विश्वविख्यात थी, यानी पूरे देश में और विदेशों में भी उनकी पहुंच थी। जी। तो बहुत मजबूत तलवारें यहाँ बनती थी और उनका जो तलवारों का कारखाना होने की वजह से और इस हांसी के किले का जो ऐसे रास्ते पर होने के कारण जो है एक बहुत बड़ा महत्व था देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। यहाँ से लड़े बगैर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ सकता था जब तक हांसी को विजय न कर लिया जाए। अच्छा। और वो किला ऐसी किला था जिसको विजय करना कोई आसान काम नहीं था। तो इसलिए हांसी और हिसार जो है वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही प्रमुख रूप से ये किले रहे हैं, ये स्थान रहे हैं। जी। तो एक जो हमारे देश का यहाँ पे अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ और 1857 एक बहुत बड़ा समय है जब विद्रोह हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो हिसार और हांसी का क्या योगदान 1857 खास तौर से क्या योगदान रहा है, कैसे लड़ाई लड़ी गई है? देखिए अरुण जी, पहली बात तो ये है कि हांसी और हिसार का जो क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों के डायरेक्ट अधीन था। आप ये लगाइए कि जो हाईवे नंबर 9 है जी, दिल्ली से और सिरसा होते हुए पंजाब को जोड़ता है, पाकिस्तान को जोड़ता है, तो इस एरिया पे लगभग अंग्रेज़ों का सीधा शासन था। अच्छा। और 1857 की जब क्रांति हुई तो इसको हम किसान आंदोलन के रूप में भी देख सकते हैं, किसानों का विद्रोह भी देख सकते हैं जी। जो आसपास का एरिया था हांसी और हिसार के पास के जो गांव थे, जिसमें बंगाली, रोनहात, जमालपुर और ये जो एरिया है इसमें बहुत भयंकर क्रांति हुई थी। और उस समय में लोगों ने जो हांसी में जो इनके अंग्रेज़ों के जिलाधीश डीसी और एसपी जो बैठते थे जी, उसके पूरे परिवार को समाप्त करके और हांसी को जो है विजय कर लिया था या अंग्रेज़ों की अधीनता से स्वतंत्र कर लिया था। यहाँ के आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर, किसानों ने विशेषकर किसान आंदोलन था, उसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल थे जी। लाला हुकुमचंद जैन इत्यादि के बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा, उनको फांसी भी उसी के बाद दी गई थी। तो 1857 में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो इस विद्रोह में वो अग्रणी भूमिका में थे। ठीक। और इस
कारण से जो है अंग्रेज जो थे ये लड़ाई हार गए थे हांसी और हिसार के क्षेत्र की, और लोगों ने इसको मुक्त करवा लिया था। लेकिन महाराजा जींद, पटियाला और बीकानेर की ने जब अंग्रेज़ों की सहायता की, दोबारा आक्रमण हुआ, तो उसके बाद जो है ये क्षेत्र दोबारा अंग्रेज़ों के अधीन हुआ। और जिन भी गांवों ने इस क्रांति में भाग लिया था, जिन किसानों ने लिया था, तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अच्छा जी, उन्हें सजाएं दी गई? बहुत भयंकर तरह की सजाएं मिली। अच्छा जी। और रौनात आदि गांवों को तो पूरी जो है ना नीलामी कर दी गई उसकी, गांव की। अच्छा जी। और वो ज़मीनें जो है अंग्रेज़ों के जो भी पिट्ठू थे लोग, उन्होंने उनके नाम वो हो गई पूरे गांव के गांव। अच्छा जी। और वहाँ जो आक्रमण हुआ चारों तरफ से घेर के उन गाँव में, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे औरतें कोई भी जो सामने आया उसको मार दिया गया, चारों तरफ से घेर के आग लगा दी गई गांव में। और रौनात गांव में तो कुआं जो है एक, जिसमें लोगों ने कूद कर जो है ना जान बचाने की कोशिश की, वो जलियांवाला बाग के बाद ऐसा कुआं है जिसमें सैकड़ों लोगों ने जो डूब के कुएं में कूदने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा जी। उसके बाद भी उनका दमनकारी जो कार्यक्रम था वो नहीं रुका। उन्होंने जो भी लोग वहाँ के आसपास के गांव से मिले, उनको पकड़ के लाया गया हांसी में, और सड़क पे जो बरसी गेट से अंदर जो एक सड़क है उसके ऊपर लोगों को लेटाया गया, और उसके ऊपर रोड रोलर से जो है उन लोगों को कुचल दिया गया। और उसी के कारण जो है आज उस सड़क का नाम लाल सड़क के नाम से हांसी में मौजूद है। अच्छा जी। अच्छा, तो ये बहुत ही मतलब बड़ी संख्या में लोग मारे गए? बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया। और बाकी बचे हुए लोगों को कई बार जो है वो गाँव में ही सार्वजनिक जगह पे पेड़ों से फांसी लटका दिए गए बहुत से लोग। अच्छा जी। और वो रास्ता जो है लोगों को छोड़ना पड़ा, वहाँ उस रास्ते से गुजर नहीं सकते थे लोग, देख नहीं सकते थे, उस लाश को छू नहीं सकते थे। और ये विशेष रूप से जो है मनाही थी अंग्रेज़ों के द्वारा। जो भी उनको किसी भी तरह से उस लाश से या उनकी सहायता के लिए कोई वो आता, या उसके अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आ पाते थे लोग, अगर ऐसा करता था कोई तो उसको भी फांसी दे दी जाती थी। और बहुत सी जो लाशें हैं लोगों की, वो पेड़ों पर ही या तो पक्षियों ने वो उसको खाया है, या फिर वो वहीं जो है पेड़ों पर ही लटक के उनका समापन हो गया है, सूख गई थी। ये दमनकारी 1857 की क्रांति में हांसी और हिसार के क्षेत्र में रहा है। अच्छा जी। अच्छा, तो अंग्रेज़ों ने पूरी क्रूरता के साथ जो लोग थे, शामिल हुए थे, उनके साथ बर्ताव किया। तो ये जो आगे का जो संघर्ष है, आज़ादी तक का संघर्ष 1857 से लेकर के, तो उसका क्या स्वरूप निकला फिर, और कौन कौन सी शख्सियतें थी जिन्होंने उस स्वतंत्रता के आंदोलन में उसके बाद में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई, और किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में हिसार ने और हांसी ने अपनी भूमिका निभाई? यहाँ बहुत से क्रांतिकारी 1857 की क्रांति में भी रहे, उसके बाद भी ये आंदोलन चलते रहे जी। और स्वतंत्रता संग्राम तक जो है विशेष रूप से लाला लाजपत राय हिसार में उन्होंने वकालत की, बार एसोसिएशन के मेंबर रहे, अध्यक्ष भी रहे वो। वहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया। सुभाष चंद्र बोस भी हिसार में आए हैं, 7 रोड बिल्कुल हिसार के पास गांव है, वहाँ उन रात को। कौन सा गांव? 7 रोड, 7 रोड खुर्द। ठीक। तो वहाँ भी उन्होंने सभाएं की हैं। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू आए हैं, विनोबा भावे आए हैं इधर। अच्छा जी। और बहुत सी ऐसी शख्सियतें थी जो यहाँ जो है लगातार संपर्क में रही, हिसार में आती जाती रही। और स्वतंत्रता संग्राम जो इतना लंबा चला, उसमें हिसार की और हांसी की, इस क्षेत्र की मुख्य भूमिका रही। आंदोलन जो है गांव-गांव तक पहुंचा, और आपको जो है लगभग गांव के साथ 1 या 2 व्यक्ति तो कम से कम जो है जो स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी जो है वो मिल ही जाएंगे। ये इसके आसपास के एरिया में जो है हर गांव से लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अच्छा। विशेषकर किसान और जो ग्रामीण लोग थे वो
सक्रिय रहे इस आंदोलन में। ठीक, तो क्या जो जिस तरह से गांव-गांव में लोग थे, शामिल हुए आज़ादी की लड़ाई में, तो क्या उसका कोई दस्तावेजीकरण जैसे किसी भी इदारे ने करने की कोशिश की, या ये काम हुआ, आप उसके अंदर खुद भी शामिल रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। दस्तावेजीकरण तो अरुण जी काफ़ी हुआ है जी, जिसमें डीएन कॉलेज में डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह विवेक, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। अच्छा। उनकी किताबें हैं। और जो अभिलेखागार में सहायक निदेशक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। यहाँ के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनके बारे में विशेष जानकारी उन्होंने इकट्ठी की। तो हम उस टीम में हिस्सा हमने भी लिया है। तो मैं भी उस टीम में रिसोर्स पर्सन के रूप में था। और उन लोगों के फ़ोटो, उनके पारिवारिक जानकारी, उनके बारे में जो भी जानकारियाँ एकत्रित हो पाई, हमने गांव-गांव जाके एकत्रित किया उनको, और उनकी प्रदर्शनियाँ भी लगाई उसके बाद। और पूरा जो हिसार की मिनी सेक्रेटेरिएट जो है, उसके अंदर सार्वजनिक स्थानों पर, बस स्टैंड वगैरह पे भी उन चीज़ों को हमने प्रदर्शित किया। और वो दस्तावेज जो है, जब भी कोई गांव का बच्चा उसको देखता है, पढ़ता है, तो बहुत खुशी जाहिर करता है। अब कई बार जो सिलेबस की जो पुस्तकें हैं, उसमें बड़ी बड़ी क्रांतियां या बहुत दूर की बड़ी चीज़ें तो पढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई हुई, ये झांसी में हुआ, मेरठ में हुआ, दिल्ली में हुआ, लेकिन जो वहाँ की स्थानीय जानकारी है उससे को नहीं दे पाते हैं, वो कहीं सिलेबस में शामिल नहीं है। जब कोई बच्चा ये पढ़ता है कि मेरे गांव का व्यक्ति, फला व्यक्ति या फला उनके परिवार से जो व्यक्ति था, उसने 1857 की क्रांति में इतना बड़ा सहयोग, उनका सहयोग रहा है, या उनका वो उसमें शहीद हुए हैं, या उस स्वतंत्रता संग्राम के बाद का जो आंदोलन रहा उसमें जेल में गए हैं वो लोग, या वो शहीद हो गए हैं, या उनको फांसी दे दी गई है, या इस तरह की मीटिंगें उनके गांव में हुई हैं, तो उसको पढ़कर, उसको जानकर बच्चों को, गांव के लोगों को बड़ी खुशी होती है। ठीक बात। और वो गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारा गांव का या हमारे क्षेत्र का जो है ये योगदान देश को स्वतंत्र करवाने में बहुत बड़ा रहा है। तो इस प्रकार से इसका दस्तावेज भी अभी हैं, और अभी और भी काम है, चल रहा है, जिसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह विवेक की किताबें हैं। हाँसी पे जो है किताब लिखी है, हाँसी का इतिहास, जो कि जगदीश सैनी के द्वारा लिखा गया है, वो अभी उसको और थोड़ा सा वो कर रहे हैं, जो जानकारियाँ नई जुटाई गई हैं उसके बारे में भी लिख रहे हैं। आज़ादी के साथ ही बंटवारे का दर्द मिला देश को। बंटवारे का क्या प्रभाव हाँसी हिसार पे रहा है? क्या किस तरीके की लोगों की आवाजाही यहाँ से, आपने बताया, जिक्र हुआ कि हाँसी की तलवार मशहूर थी, पूरे विश्व विख्यात थी, तो वो तलवार और अन्य अनेक चीज़ें बनाने वाले जो कारीगर हैं, वो कौन लोग थे? क्या उनका भी जो बंटवारे में कोई इधर उधर हुए, या क्या इसके बारे में कुछ जानकारी हमें मिल सकती है? देखिए अरुण जी, जो बंटवारा है वो देश के इतिहास पे एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, जिसका दंश जो है वो पीढ़ियों तक लोग झेलते आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो झेलते भी रहेंगे। वो दर्द जो है वो मिटाया नहीं जा सकता, बहुत ही बड़ा जो है दाग है वो दिलों पे भी और इतिहास में भी। जब 1857 की क्रांति थी, तो उस टाइम जो यहाँ का आसपास का क्षेत्र था, उसमें हिंदू और मुस्लिम सब लोग रहते थे, जिसमें इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी, द्वेष की भावना, या आपस में बहुत अच्छा भाईचारा था, मिलजुल कर रहने वाला वो था। और 1857 की क्रांति है वो भी मिलजुल के लड़ी गई थी, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, धर्म के तौर पर, क्षेत्र के तौर पर कोई ऐसी बात नहीं थी। और आपको एक जानकारी दे दूं, 1857 की क्रांति में जो लाला हुक्मचंद जैन और मुनीर बेग को फांसी दी गई,
तो लाला हुकमचंद जैन जो हिंदू धर्म से संबंधित थे और मुनीर बेग जो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। अंग्रेज़ों ने इस प्रकार की चालें चली और लोगों में भेदभाव और इस प्रकार की भावनाएं डालने के लिए लाला हुकमचंद जैन के शव को जो है दफनाया था। और मुनीर बेग जो मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे और जिनको दफनाया जाना चाहिए था, उनका अंतिम संस्कार जो है जलाकर किया गया। अच्छा। ये भी जो एक भय पैदा करने के लिए और हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया था। तो ये चीज़ें तब अंग्रेज़ों को ये लगा कि हिंदू और मुसलमान सभी जो लोग हैं इकट्ठा लड़ रहे हैं और उनके लिए यहाँ शासन करना बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा था। तो उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई और हिंदू मुस्लिम के अंदर भेदभाव पैदा करने शुरू कर दिए, जो कि स्वतंत्रता के बाद जो है बहुत बड़ी मारकाट और एक नरसंहार के रूप में हम देख सकते हैं जिसकी परिणति हुई। और जो लोग कारीगर लोग थे जो स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि हिसार का क्षेत्र पंजाब राज्य में था जी, तो यहाँ जो बंटवारा जो हुआ दो ही स्टेट का हुआ, दो ही राज्यों का हुआ विशेषकर, वो एक पंजाब और दूसरा बंगाल। तो ये पंजाब का जो एरिया था, यहाँ हिसार और झांसी का आसपास का जो एरिया था, तो इसमें मुस्लिम जो लोग थे वो ज़्यादातर कारीगर लोग थे, रेलवे में काम करने वाले थे, लोहे का काम करने वाले थे, लकड़ी का काम करने वाले लोग थे, रंगाई का काम करने वाले लोग थे। इस तरह का जो लोग थे वो यहाँ रहते थे, जिसमें बहुत से गांव ऐसे थे जिसमें मुस्लिम आबादी काफ़ी थी। तो उसका दंश भी झेलना पड़ा। वो जो हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ी तो आपस में लोगों ने जो है भेदभाव के कारण एक वैमनस्य जो पैदा हुआ, उसके बाद यहाँ के आसपास के गांव में भी बहुत भयंकर रूप से जो है जनसंहार हुआ आपस में। और बंटवारे के समय में मुस्लिम जो आबादी थी उसको, बहुत सी आबादी को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा देश को। जो लोग आज़ादी के लिए यहीं लड़े थे लेकिन उनको आज़ादी के बाद जो है देश को छोड़ के जाना पड़ा। और बहुत से लोग जो पाकिस्तान के हिस्से में जो पंजाब आया, वहाँ से लोगों को वो पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आना पड़ा। तो विशेषकर जो लोग थे यहाँ से, जो कारीगर जो लोग थे, बहुत ही अच्छे शिल्पी थे, वो लोग यहाँ से चले गए, जो जिनको यानी कि एक वैमनस्य के कारण या यहाँ के माहौल के कारण जो है देश छोड़ के वहाँ जाना पड़ा। और बड़ी आबादी जो आई है उनका भी शहर और क्षेत्र के पुनर्निर्माण में कोई ना कोई योगदान उनका भी एक तरीके से बिल्कुल रहा है, क्योंकि जो लोग उस क्षेत्र से आए थे वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बहुत सी चीज़ें साथ लेकर आए। केवल वो ही चीज़ें लेके आ पाए, क्योंकि सामान तो कुछ ला नहीं पाए थे, वो लोग खाली हाथ आए थे। और यहाँ बहुत से व्यापारी लोग वहाँ से आए, कृषक लोग जब वहाँ से आए उनकी जगह यहाँ विस्थापित हुए, तो उन्होंने भी उसके बाद जो है यहाँ वहाँ की संस्कृति का जो प्रभाव छोड़ा, यहाँ रहन सहन पर, खान पान पर, दूसरी चीज़ों पर, पहनावे पर। वो लोग कई बार शहर के व्यक्ति जो है गांव में आकर उनको रहना पड़ा, तो वो शहरी संस्कृति, ओढ़ना पहनना, कपड़े का काम या खाना बनाने का काम, वो चीज़ें गांव के लोगों ने सीखा। तो वो रहन सहन का स्तर जो है यहाँ भी बदलाव बड़ा देखने में मिलता है उन लोगों से। राजकुमार जी, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ, एक तरह से जो इतिहास के और ख़ास तौर से जो जिस बात का आपने जिक्र किया कि स्थानीय जो इतिहास है वो दबा रहता है, क्योंकि वो पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन स्थानीय इतिहास आकर्षित बहुत करता है। यदि बच्चों को, युवाओं को, लोगों को अपने गांव के आसपास के बारे में पता लगे, तो हमें लगता है कि जो ऐतिहासिक जो चेतना और एक जो जागरूकता का स्तर बढ़ता है, और उस पे जिस तरह से फिर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो वो काफ़ी उपयोगी होता है। और
ये जानकारियाँ निश्चित तौर पे हमारे जो दर्शक हैं वो उनको भी अच्छी लगेंगी। ये तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करवाया करें, ताकि इस तरह का जो संवाद है, इस तरह का विमर्श है इतिहास के इर्द गिर्द, उसको हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। आप सुझाव दें कि हम किस विषय पे, किस जगह पे हम क्या कर सकते हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियो को देख करके उसे आगे फैलाते भी हैं और उस जानकारी का उपयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।